साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2022 अर्थात आईएएस 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा की 5 जून को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं, यह विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट नंबर जो पहला है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे टेस्ट को जो है 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग 50 प्रश्न को पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो शेष बचे हुए 50 प्रश्न को उनको पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी प्रश्न हैं आपके जीएस के, ये आपके जो भी कंपटीशन के पेपर हैं, चाहे आपके यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एमपी पीसीएस हो या उत्तराखंड पीसीएस, ये हर तरह के परीक्षाओं के लिए ये जीएस आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक भारतीय नागरिक ने वर्ष 2015 में अपनी नागरिकता के परित्याग की घोषणा की। तब उसका पुत्र 10 वर्ष का था। तत्पश्चात उसके परित्याग की घोषणा को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया। वर्तमान में उसके पुत्र को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे? तो पहला, निजता का अधिकार। दूसरा, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। तीसरा, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें से कौन से प्राप्त होंगे? तो इसको जो है पहला अधिकार निजता का और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये दोनों अधिकार प्राप्त होंगे, परंतु आपका वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु एवं क्षमता का है, अपनी भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी जो 18 वर्ष से कम का हो, भारतीय नागरिक नहीं रहता है। यद्यपि ऐसे बच्चे 18 वर्ष की आयु होने पर भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे देखिए, 2015 में वो 10 साल का था, अब 2022 में कितने का हो जाएगा? 2022 में आप देखेंगे तो वो 17 साल का हो जाएगा, परंतु 18 साल का नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिए, इस मामले में बच्चे के नाबालिग होने के कारण उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है, मतलब वो नागरिक नहीं रह जाएगा। तो जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं वो उसको नहीं मिलेंगे। यदि वह वर्तमान में 17 वर्ष का है, तब भी वह नाबालिग ही होगा। इस प्रकार उससे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। इसलिए वह केवल उन मूल अधिकारों को ही प्राप्त कर सकता है जो नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए ही उपलब्ध है। तो यहां पर आपका जो निजता का अधिकार है और गिरफ्तारी के और निरोध से संरक्षण, ये दोनों नागरिक और विदेशी दोनों को लिए दिए गए हैं, जबकि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये केवल नागरिकों के लिए ही दिए गए हैं। देखिए, ऐसे अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, उसमें है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 के तहत। वहीं अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 19 के तहत 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं युक्त निर्बंधों के अधीन दी गई, जिसमें आपका वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है ये। और अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के संबंध में अधिकार। और अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों के पर विचार कीजिए। राजनीतिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिस्थितिकी की समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उपर्युक्त में से कौन से उद्देश्य वर्णित किए गए हैं? तो देखिए, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसके अभी हम लोग देखेंगे, तो उसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ठीक है, 3 प्रकार के मतलब स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो उसमें कहीं भी आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। राजनीतिक न्याय की बात की गई है, पारिस्थितिकी की समानता की बात की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। तो 1, 3, 4 मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो उसमें से राजनीतिक न्याय है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 स्वतंत्रता होगी, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। और वहीं 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता, तो उसमें यह आपका आ गया। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, तो वहां पर आपका यह राष्ट्र की एकता और अखंडता भी आ गया। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसा प्रस्तावना में लिखा गया है। देखिए, प्रस्तावना में संविधान के अधिकार के स्रोत का पता चलता है, जो कि भारत के लोगों से अधिकार है। ठीक है, तो स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। तो ये चीजें थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसको प्रवृत्त बनाए रखने की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई। गलत है, बिल्कुल है। दूसरा, जब इसकी उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। ये बिल्कुल सही है, तो ए दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। हालांकि यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा के विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा 2 माह, ये जो 2 माह की अवधि है, के भीतर उद्घोषणा को मंजूरी दिए बिना ही विघटित हो जाती है, तो घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक बना रहता है। बशर्ते, यहां पर शर्त यह भी है कि राज्यसभा, चूंकि वो विकृत नहीं होती है, तो राज्यसभा ने इसे निश्चित समय में स्वीकृत कर दिया हो। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे स्वीकृत किया जाता है तब राष्ट्रपति शासन 6 माह तक, कितने 6 माह तक जारी रहता है और इसे संसद की मंजूरी के साथ प्रत्येक 6 माह पर करके अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडलों से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयुक्त सभी या कोई शक्ति अपने हाथ में ले सकेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रही E9 साझेदारी संबंधित है किससे? तो ये सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है। इसके बारे में बात करते हैं। तो E9 9 देशों, जिसमें आपके ध्यान रखिएगा 9 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र और भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान का एक ऐसा मंच है जिसका उद्देश्य यूनेस्को के सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, ये शॉर्ट में EFA कहते हैं, पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये जो E9 पहल है, इनिशिएटिव है, या ये जो मंच है, इसमें भारत भी शामिल है। E9 साझेदारी सर्वप्रथम 1993 में स्थापित की गई थी, जिसका गठन यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। E9 साझेदारी सतत विकास लक्ष्य, जो SDG गोल 4 है, जिसके तहत शिक्षा 2030 को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना है। हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री ने E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की परामर्श बैठक में भाग लिया था, जिसका विषय E9 पहल का था SDG 4 की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसके संविधान की दूसरी अनुसूची में उपबंधित प्रशासनिक प्रावधान संबंधित है किससे संबंधित? देखिए, जो दूसरी अनुसूची है, इसमें विभिन्न लोगों के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान किए गए। तो किन के लिए किए गए हैं? तो उसमें आप देखेंगे, उसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी है, परंतु संसद के सदस्यों और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए नहीं है। तो पहला और दूसरा ही यहां पर सही है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, तो ये जो दूसरी अनुसूची है, जिसमें परिलब्धि, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, वो किन के लिए हैं? तो उसमें शामिल है भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रकों, महालेखा परीक्षक, ये सभी इसमें शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत संविधान के भाग 4 के तहत विभिन्न निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए राज्य द्वारा अनेक विधियां निर्मित की गई हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 अनुच्छेद 50 को प्रभावी बनाते हैं। तो यह कथन गलत है, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि ये जो है आपका, ये किसको प्रभावी बनाता है? ये आपका अनुच्छेद 48 का को या ए को प्रभावी बनाता है, जिसमें जो है आपका, बात करें, एक सेकंड, जो 48 का है, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 48 जो है, ये कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करने तथा विशिष्टतया
गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार करने के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाने का प्रावधान किया गया है। तो जो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है और वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये अनुच्छेद 48 को प्रभावी बनाता है, ना कि 50 को। दूसरा देखते हैं, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अनुच्छेद 43 को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल है, क्योंकि 43 में क्या कहा गया है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करने का प्रावधान करता है। इसलिए अनुच्छेद 43 को प्रभावी करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड आदि की स्थापना की गई है। वहीं तीसरा देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 40 को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, राज्यों के द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने हेतु आवश्यक उपबंध करने का प्रावधान करता है ये। इसलिए अनुच्छेद 40 को प्रभावी बनाने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 73 को पारित किया गया था। तो यहां पर पहला नहीं सही है, दूसरा तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे दरबार स्थानांतरण, दरबार मूव का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जम्मू और कश्मीर की राजधानी के द्विवार्षिक स्थानांतरण से। देखिए, हाल ही में 144 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा वर्तमान कोविड-19 संकट के मद्देनजर संघ राज्य क्षेत्र, अब चूंकि पहले राज्य था अब यह संघ राज्य क्षेत्र हो गया, कि राजधानी के वर्ष में 2 बार होने वाले स्थानांतरण, जिसे दरबार स्थानांतरण या दरबार मूव कहा जाता है, को रोक दिया गया है। देखिए, यहां पर जो श्रीनगर है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जबकि जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है। आगे चलते हैं, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, मंत्रीगण प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, यह भी सही है। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता या प्रधान होता है, यह भी सही है। तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें तो दोहरी सदस्यता की बात करें तो मंत्री जो होता है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने हुए मंत्री नहीं बन सकता है। संविधान यह उपबंधित करता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। दूसरा, सरकार की इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण और अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाता है। वहीं गोपनीयता वाली बात करें जो दूसरे कथन में कहा गया है, तो देखिए, मंत्री जो होता है गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और अपनी कार्यवाहियों, नीतियों एवं निर्णयों के संबंध में जानकारी नहीं दे सकते हैं। वे अपना पद ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। यह कथन आपका सही नहीं है, पहला कथन सही नहीं है। दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह कथन आपका बिल्कुल सही है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ा देखें, महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अनुच्छेद 358 एंड 359 ये जो दोनों हैं ये मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि 359 जो है यह अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़ करके से संबंधित है। अनुच्छेद 19 में सम्मिलित 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर घोषित किया जाता है। एक, युद्ध की उद्घोषणा होती है युद्ध के दौरान या बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। परंतु जो आर्टिकल 19 के तहत जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो केवल 2 ही दशाओं में उसका निलंबन हो सकता है। एक, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब। अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित तभी होता है जब आपातकाल की उद्घोषणा का आधार या तो युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। प्रारंभ में यह प्रावधान संविधान में उपबंधित नहीं था। इसे संविधान संशोधन अधिनियम 44वें के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो इसलिए आपका जो पहला कथन है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः से निलंबित हो जाता है, यह कथन गलत है। इसके अतिरिक्त
अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं बल्कि केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है। यह निलंबन केवल उन्हीं मूल अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह निलंबन आपातकाल की प्रवर्तन अवधि अथवा आदेश में वर्णित अल्पावधि के लिए लागू होता है और निलंबन का आदेश भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। इस प्रकार के राष्ट्रपति के आदेश को मंजूरी के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 359 के विषय पर 2 प्रतिबंध लगाता है। कौन कौन सा प्रतिबंध लगाता है? पहला, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए न्यायालय से उपचार प्राप्त करने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार जो अनुच्छेद 20 में दिया गया है तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में दिया गया है आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। दूसरा प्रतिबंध क्या है कि केवल उन्हीं कानूनों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, ना कि दूसरे कानून, और केवल उन्हीं कार्यकारी कार्यों को संरक्षण प्राप्त है जो केवल ऐसे कानूनों के तहत लिए गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें देखिए बीएन राव जो थे, ये बीएन राव इसके सदस्य नहीं थे। बीएन राव की बात करें तो ये जो है अक्टूबर 1947 के अंत में प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव। इसके अतिरिक्त यदि प्रारूप समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे बीआर अंबेडकर थे और अध्यक्ष समेत इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसमें अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बीआर अंबेडकर, केएम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बीएल मित्र और डीपी खेतान थे। प्रारूप समिति ने 30 अगस्त 1947 को अपनी प्रथम बैठक में बीआर अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना था, जबकि इसका जो गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कैसे कथन सही है? पहला, यह एक संप्रभु संपन्न निकाय थी जो अपनी खुशी से कोई भी संविधान तैयार कर सकती थी। यह कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, यह लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। यह भी कथन सही है। तीसरा, यह भारत की प्रथम संसद बन गई। यह भी सही है। तो तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कैसे सही है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा को एक संप्रभुता संपन्न निकाय बनाया गया था जो अपनी खुशी से कोई भी संविधान तैयार कर सकती थी। सभा को भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द या परिवर्तित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो पहला कथन आपका सही हो गया। दूसरे की बात करें तो देखिए, देखिए दूसरा क्या है कि यह लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, किंतु संविधान सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। तो दूसरा वाला भी कथन सही है। तीसरा जो बात करते हैं, यह भारत की प्रथम संसद बन गई थी। तो देखिए, यह एक विधायी निकाय के रूप में कार्य करता था, अर्थात इसे 2 पृथक कार्य सौंपे गए थे। पहला, स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। दूसरा, देश के लिए साधारण कानूनों का निर्माण करना। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई, मतलब अधिराज विधानमंडल बन गई। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में की जाती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती थी, और जब इसकी बैठक संसद के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी। ये दोनों कार्य जो है 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे, जब तक संविधान के निर्माण का कार्य समाप्त नहीं हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल धार्मिक विश्वासों को आच्छादित करते हैं किंतु धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को आच्छादित नहीं करते हैं। तो ये कथन आपका गलत है। ये कथन गलत है क्योंकि देखिए, आर्टिकल 25 जो 25 है न केवल धार्मिक विश्वासों को बल्कि धार्मिक आचरणों अर्थात अनुष्ठानों को भी समाहित करता है। दूसरा, राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यह कथन गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। कैसे गलत है इसको भी देख लेते हैं। पहला देख लिए, दूसरा देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 28
अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये पूरी तरह सही है। हालांकि ऐसी कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास अर्थात ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। यहां ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 28 4 प्रकार के शैक्षिक संस्थानों में विभेद करता है। पहला, ऐसे संस्थान जिनका रखरखाव पूर्णतः राज्य द्वारा किया जाता है। दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका, यहां देखिए, ऐसे संस्थान जिनका रखरखाव पूर्णतः राज्य द्वारा किया जाता है, यहां पर धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहां मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य द्वारा किया जाता है किंतु या लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के या ट्रस्ट के अंतर्गत हुई है, तो यहां धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है। तीसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान और राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान। तो इन दोनों में, ये जो दोनों हैं, इनमें स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन, तो यहां पर देखिए, यहां पे दोनों भी आपके सही नहीं थे, डी ऑप्शन हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से एक संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता इसकी विशेषता बिल्कुल नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी हैं संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं, परंतु दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता किसी संघीय राज्य व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता नहीं है। भारत जैसे कुछ संघीय देशों में एकल नागरिकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहल या इनिशिएटिव क्या होता है? ये जो है आपका मतदाताओं के प्रत्यक्ष मतों द्वारा प्रस्तावित कानूनों का निर्णय करना, ये पहल होता है, ये सही है। दूसरा, प्रत्याशी को वापस बुलाना, महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पर प्रत्यक्ष मत के माध्यम से मतदाताओं की राय लेना या रिकॉल, ये प्रत्याशी को वापस बुलाना नहीं होता, ये गलत है। ये होता क्या है? प्रत्याशी को वापस बुलाना किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाना ही प्रत्याशी को वापस बुलाना होता है। तो दो का सही सुमेलन इससे है। जबकि लोकमत क्या होता है? लोकमत इससे सुमेलित नहीं है। लोकमत सुमेलित है यहां से, महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पर प्रत्यक्ष मत के माध्यम से मतदाताओं की राय लेना, यह लोकमत होता है। तो यहां पर केवल पहला वाला ही कथन सही है, अन्य दोनों गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसमें देखते हैं, पहला, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करना, सही बात है, यह है। दूसरा, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा और संवर्धन करना, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा और संवर्धन करना, यह भी शामिल है मौलिक कर्तव्य में। तीसरा, एक सामान्य न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, यह जो है आपका इसके तहत नहीं आता है मौलिक कर्तव्य। ये तीसरा वाला मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, क्योंकि सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और लोगों का कल्याण, ये सामान्य न्याय को बढ़ावा देना ये अनुच्छेद 39A के तहत है, और लोगों का कल्याण जो है वो अनुच्छेद 38 में है। और ये दोनों ही संविधान के भाग 4 में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व के भाग है, ना कि मौलिक कर्तव्य के। इसके अतिरिक्त भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य में है। तो तीसरा हटा दीजिए, तो 1 2 4 ये आपका सही हो जाएगा, 1 2 4 डी ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि निम्नलिखित किन दो निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? तो यह है आपका अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C। अब इसमें है क्या, इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 39B में कहा गया है, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के समान वितरण का प्रावधान करता है। और वहीं अनुच्छेद 39C जो है, यह धन एवं उत्पादन साधनों के संकेंद्रण को रोकने से संबंधित उपबंध करती है। देखिए, गोलकनाथवाद जो कि 1967 का वाद था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया, 67 है 67 ने उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संसद राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद ने गोलकनाथवाद 1967 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर संविधान के 25वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसके फलस्वरूप भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, एक नया अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया? 31C को जोड़ा गया। 31C में दो प्रावधान अंतर्विष्ट है। कौन कौन से? पहला है कि यदि अनुच्छेद 39B और 39C में वर्णित राज्य के नीति तत्वों को लागू कराने वाली किसी विधि को इस आधार पर असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है
कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। दूसरा, कोई विधि जिसमें यह घोषणा हो कि वह अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C में वर्णित राज्य के नीति निषेध तत्वों को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती। तो इस प्रकार इन दोनों सिद्धांतों, निर्देशक सिद्धांतों 39B और 39C, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अव्यक्ति स्वतंत्रता पर वरीयता दी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदत्त नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना। दूसरा, काम पाने का तथा बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के मामले में लोक सहायता और अधिकार सुनिश्चित करना। तीसरा, अनुसूचित जाति अर्थात SC और अनुसूचित जनजाति ST और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना तथा सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहन देना। तो ये जो है बताना उपयुक्त निर्देशक तत्वों में से कौन से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित रहे। देखिए यहाँ पे कोई मतलब फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, परंतु इसमें आप देखेंगे तो पहला, तीसरा और चौथा ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, जबकि जो अनुच्छेद ये जो दूसरा वाला है, काम पाने का तथा बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के मामले में लोक सहायता का अधिकार जो है सुनिश्चित करना, ये एक समाजवादी नीति निर्देशक तत्व है। ये आपका आर्टिकल 41 के तहत है। वहीं पे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत व सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये आर्टिकल 43 के तहत है। और वहीं पे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहन देना, ये आपका 43B के तहत आता है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रोत्साहन देना, ये आर्टिकल 46 के तहत आता है। आगे चलते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पे पहला, तीसरा, चौथा अर्थात C ऑप्शन यहां पे सही होगा। सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों की प्रयोज्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसद द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है किंतु उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। यह कथन गलत है। इन्हें जो है संसद द्वारा प्रतिबंधित भी किया जा सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 में ऐसा कहा गया है कि संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समरूप बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार होता है। इस प्रावधान का उद्देश्य उनके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना सुनिश्चित करना है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, सशस्त्र बलों के सदस्यों की अभिव्यक्ति में न केवल सैनिक बल्कि असैनिक कर्मचारी जैसे कि मैकेनिक, बावर्ची आदि भी शामिल है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 19, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, इसके तहत राज्य सचिव का नाम का नया पद सृजित किया गया था। राज्य सचिव का नया पद सृजित किया गया था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके तहत निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया, यह भी आपका सही है। तीसरा, वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया गया, यह भी सही है। तो तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं 1858 के अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाले अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों या सरकार क्षेत्रों और राज्यों संबंधी शक्तियों को ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दिया। इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी उसमें थे इसके तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव को सृजित किया गया, जो पहले कथन में कहा गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण की शक्ति निहित थी। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इसने नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत को महारानी के द्वारा और उनके नाम पर शासित किया जाएगा। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया और वह अर्थात वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। यह सरकार का एक रूप है जो आर्थिक विकास की गारंटी देता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने तथा समायोजित करने का प्रयास करता है, यह भी सही है। इसका उद्देश्य अपने नागरिकों नहीं, यह सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने और समायोजित करने का प्रयास करता है, यह भी कथन सही है। देखिए पहला वाला जो कथन है, यह सरकार का एक रूप है जो आर्थिक विकास की गारंटी देता है, यह वाला कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि कोई भी जो लोकतांत्रिक सरकार है ये समग्रता
यह नहीं कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र आर्थिक विकास की गारंटी देगा। तो पहला वाला सही नहीं, दूसरा सही है। यह सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने तथा समायोजित करने का प्रयास करता है। तीसरा, इसका उद्देश्य अपने नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र को व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु सरकार के किसी अन्य रूप से अधिक बेहतर माना जाता है। और इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक प्रणाली सामान्यतः विभिन्न सामाजिक विभाजनों को समायोजित करने हेतु प्रक्रियाओं का विकास करती हैं, जिससे सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन के निर्माण की अधिक संभावना होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की समितियों में उसके अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ना कि बी आर अम्बेडकर। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार से इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, तो यहां पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां देखिए, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं? स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की गरिमा, संविधान में संशोधन हेतु संसद की सीमित शक्ति, संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, ये सभी के सभी जो है संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 का वाद था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना या आधारभूत विशेषताओं के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हालांकि उच्चतम न्यायालय द्वारा यह परिभाषित या स्पष्ट करना अभी शेष है कि संविधान की मूल संरचना में क्या शामिल है, परंतु इसमें कई चीजों को शामिल किया गया, जैसा कि इन तीनों में कहा गया। इन तीनों को, इसके अलावा अन्य भी चीजों को जो है मूल संरचना के तहत शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, वह भारत के सॉलिसिटर जनरल के अधीनस्थ होता है तथा उसकी सहायता करता है। यह कथन गलत है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल जो है वो महान्यायवादी के अधीन होता है और उसकी सहायता करता है। तो यहां पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन आपका गलत है। और आपका जो सॉलिसिटर जनरल होता है उसकी सहायता के लिए जो होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। आगे चलते हैं। सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अणुओं के रमन प्रकीर्णन संवर्धन पर आधारित आणविक पहचान हेतु प्रयोग की जाने वाली तकनीक है। बिल्कुल सही बात है। इस तकनीक का उपयोग डेंगू के तीव्र निदान में किया जा सकता है। दोनों ही कथन यहां पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अभी कुछ समय पहले जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली ने के शोधकर्ताओं ने डेंगू के शीघ्र निदान के लिए हाथ में धारण करने योग्य एक सरफेस एनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित प्लेटफॉर्म विकसित किया है, और यह 1 घंटे के भीतर डेंगू के परीक्षण के परिणाम या तीव्र निदान भी दे देता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों के समावेशन या बहिष्करण का निर्देश करता है। यह कथन गलत है, यह राष्ट्रपति करता है। तीसरा, यह राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा उपाय पर किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो यह सही है। तो यहां पर पहला तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वर्ष 2004 में अस्तित्व में है। इसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से पृथक किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों के सदस्यों के शोषण के विरुद्ध रक्षोपाय करता है। जबकि जो दूसरा कथन था, राष्ट्रपति निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में किन जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में माना जाए, परंतु राष्ट्रपति की अधिसूचना से किसी भी जाति का समावेशन या बहिष्करण केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है केवल सलाहकार की भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 26, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किन में अनुच्छेदों को अंतः स्थापित किया गया था? तो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य नीति सिद्धांत या तत्व, इन सभी में अंतः स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 4A अर्थात जो मूल कर्तव्य है में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 11वें मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया था, जिसके अनुसार यह प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है या अभिभावक का कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के
आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसके अतिरिक्त इसी के तहत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसी संशोधन के द्वारा संविधान में राज्य नीति के नीति तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 को भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये तीनों में अंतर स्थापित होता है। आगे चलते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रासायनिक हथियार कन्वेंशन 1997 हेतु कार्यान्वयन निकाय है, बिल्कुल सही है। यह हस्ताक्षरकर्ता देशों में निरीक्षण करने हेतु अधिकृत है, यह भी सही है। भारत रासायनिक हथियार निषेध संगठन का सदस्य नहीं है, यह कथन गलत है क्योंकि भारत इसका सदस्य है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला कथन गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, रासायनिक हथियार निषेध संगठन एक स्वतंत्र स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्यकारी संबंध है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन वर्ष 1997 में लागू रासायनिक हथियार कन्वेंशन का कार्यान्वयन निकाय है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा कन्वेंशन के अनुपालन को सत्यापित करने हेतु निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है, तो दूसरा कथन सही है। इसके अतिरिक्त भारत जो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन का एक सदस्य है। हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग को रासायनिक हथियारों के उन्मूलन हेतु कार्य करने वाले एक प्रतिष्ठित अंतर सरकारी संगठन द्वारा बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो यहां पे तीसरा कथन जो है गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में एक सांविधिक निकाय के द्वारा हुई थी। तो आधा कथन तो सही है कि इसकी स्थापना 1964 में होती, परंतु यह सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित नहीं हुई थी क्योंकि 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार मूलतः यह ना तो संवैधानिक निकाय थी और न ही सांविधिक निकाय थी। वर्ष 2003 में संसद द्वारा पारित केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC अधिनियम 2003 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर स्थापित किया गया था, यह भी कथन गलत है क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग को श्री के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की अनुशंसा पर स्थापित किया गया था। तीसरा, इसका अधिकार क्षेत्र संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तक विस्तृत है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से कौन सा सही नहीं है? पहला और दूसरा सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरा सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा माई बॉडी इज माई ओन नामक शीर्षक से विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी। यदि इस संस्था के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। यह एक यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू किया गया था, 1969, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक को किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है, यह कथन आपका गलत है। किया जा सकता है। देखिए, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। दूसरा, विधेयक को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य, भी कथन गलत है। क्यों? क्योंकि विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित करना अनिवार्य है। इसका अर्थ यह है कि विधेयक सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। तीसरा, संशोधन विधेयक के प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा यहां पर गलत है, केवल तीसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान संबंधित है किससे? आधार क्षण एवं लाभ हस्तांतरण से संबंधित है यह, ठीक है। प्रॉफिट शिफ्टिंग, देखिए मेड इन अमेरिका टैक्स प्लान के तहत प्रॉफिट शिफ्टिंग और ऑफशोरिंग इंसेंटिव को प्रतिबंधित करने के लिए कॉर्पोरेट कर सुधारों को प्रस्तावित किया गया है और यह अमेरिका द्वारा प्रारंभ सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों में से एक है जो वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर को अपनाने से संबंधित है। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाटो अटलांटिक महासागर से सटे सभी देशों का एक सैन्य गठबंधन है, यह कथन गलत है क्योंकि नाटो क्या है? नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक सैन्य गठबंधन है। यह 2 महाद्वीपों के पश्चिमी देशों के मध्य एक संपर्क प्रदान करता है। दूसरा, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि नाटो के एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण को सभी पर हमला माना जाएगा, यह सही है क्योंकि ये जो है सामूहिक रक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यहां पर आपका
पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चर्चा में इसलिए है क्योंकि नाटो के साथ साथ अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से निकलने का निर्णय लिया और निकल भी गए ये लोग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए? इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। बिल्कुल सही बात है, प्रदान की थी। और ऐसे अध्यादेश की समयावधि 6 माह थी। कितनी थी? 6 माह। दूसरा, इसने विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की। यह भी बात सही है। तीसरा, इसने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। यह भी सही है। तो यहां पर तीनों के तीनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 34, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, मूल कर्तव्यों को कुछ अन्य विधिक प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। यह विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं। यह भी सही बात है। तीसरा, भारत में निवास करने वाले विदेशियों के लिए मूल कर्तव्यों को विस्तारित किया जा सकता है। यह सही नहीं है। यह वाला कथन आपका सही नहीं है। मूल कर्तव्यों को केवल नागरिकों तक ही सीमित है तथा विदेशियों तक विस्तारित नहीं होता है। हालांकि कुछ मूल अधिकार जो होते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 को छोड़कर विदेशियों के लिए भी विस्तारित हो सकते हैं। जो मूल अधिकार हैं वो विदेशियों तक भी विस्तारित होते हैं, परंतु मूल कर्तव्य नहीं। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। डी देखते हैं, संप्रभुता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना एक मूल कर्तव्य, ये सही है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा परिवर्तनीय है। संसद किसी भी मूल कर्तव्य का पालन न करने के लिए उचित दंड का देने का प्रावधान कर सकती है। वर्ष 1999 में जस्टिस वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए विधिक प्रावधानों को निर्धारित करने की अनुशंसा की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में सुर्खियों में रही जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा प्रारंभ किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति ने जलवायु संकट से निपटने हेतु प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों को गति देने के लिए 40 वैश्विक नेताओं को जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट के लिए आमंत्रित किया। आगे चलते हैं। भारत से कृषि निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1991 के एलपीजी सुधारों से भारत कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो आप देखेंगे कि 1951 से 1991 से एलपीजी सुधारों के बाद से भारत 2018-19 में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के साथ कृषि उत्पादों का निरंतर शुद्ध निर्यातक बना हुआ है। दूसरा, कृषि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। यह कथन गलत है, क्योंकि खाद्यान्नों तथा फलों एवं सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बावजूद कृषि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है। और कौन से रैंक पर है? 9वां स्थान है, न कि अग्रणी है। यह निर्यात जो है आपका थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में ही बहुत कम है, जिनके पास बहुत कम कृषि योग्य भूमि है। तीसरा, भारत की निर्यात बास्केट में बासमती चावल और समुद्री उत्पादों की प्रमुखता है। यह सही है। तो यहां पर देखें तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 37, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना निम्नलिखित में से किन परिस्थिति या किन परिस्थितियों में अनुचित होगा? आम चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में बिल्कुल उचित है। दूसरा, राज्य जहां एक मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और कोई अन्य दल बहुमत के आधार पर सरकार बनाने में सक्षम ना हो, यहां भी उचित है। तीसरा, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य में व्याप्त कुशासन के आधार पर यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो यह अनुचित है। तो यहां पे तीसरा, तो इसलिए बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य थे? तो इसमें आप देखेंगे, इसमें लियाकत अली खान, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी के सभी जो है इसमें शामिल थे। डी ऑप्शन देखिए, भारत की अंतरिम सरकार का गठन वर्ष 1946 में हुआ था। इसमें ब्रिटेन के वायसराय एवं कमांडर इन चीफ तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अन्य सदस्य भी शामिल थे। इसमें उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, इस सरकार का गठन ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जान मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी, लियाकत अली खान, ये सभी इसमें शामिल थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक देश में संविधान का या के कार्य है? यह सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है। यह राजनीतिक आत्मनिर्णय के साधन के रूप में कार्य करता है। यह भी सही बात है। यह शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक बदलाव
लाने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यहाँ पे तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ने सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू किया था, ये 1909 के तहत नहीं बल्कि 1919 के तहत किया गया था। तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। और इसके तहत कुछ महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया गया था 1919 के तहत। तीसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधायिका को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की, तो तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1892 वाला जो अधिनियम रहा है, इसने विधान परिषदों को पहली बार बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव पद का इस अधिनियम में प्रयोग नहीं किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा या से न्यायालयों द्वारा वाद योग्य नहीं है? देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य होता है, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निषेध तत्व ये दोनों ही वाद योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सा वाद योग्य है, कौन सा वाद योग्य नहीं है? तो दूसरा तीसरा, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निषेध तत्व। तो 2 और 3 यहां पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में वर्णित किया है? तो बेनेगल नरसिंह राव ने, BN राव ने इसको ऐसा कहा था। इनका कहना था कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेशों के रूप में है और ये सहज आलोचना के लिए खुले हैं। हालांकि संविधान नैतिक उपदेशों की जगह नहीं है। बेनेगल नरसिंह राव या BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि LM सिंघवी ने कहा था, इनके अनुसार निर्देशक तत्व जो है संविधान को जीवन दान देने वाली संस्थाएं हैं, और TM कृष्णमाचारी ने निर्देशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर बताया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 43, भारत सरकार किसी व्यक्ति को देशीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह किसी भी देश का नागरिक हो और उस देश की नागरिकता त्याग करने का वचन देता है। बिल्कुल सही बात है। वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी एक भाषा का यथा योग्य ज्ञान रखता हो, यह भी सही है। तीसरा, वह पिछले 7 वर्षों से लगातार भारत में निवास कर रहा हो, तो यह कथन सही नहीं, 7 वर्षों से नहीं है। देखिए इसमें ये जो तीसरा वाला है, इसमें क्या है कि 12 मास इसमें होना चाहिए कि 14 वर्ष तक के लिए है, कुल मिलाकर 14 वर्ष है। इसमें कैसे 14 वर्ष है? देखिए, आवेदन की तारीख से अव्यहित पूर्व 12 मास की कालावधि भर वह या तो भारत में निवासी रहा हो या भारत में की किसी सरकार की सेवा में रहा हो, अथवा भागता अर्थात अंशतः निवासी रहा हो और अंशतः सेवा में रहा हो। 12 मास की उक्त कालावधि जो है पूर्व के 14 वर्षों के दौरान वह ऐसी कालावधियों के लिए जो कुल मिलाकर 11 वर्ष से कम नहीं हो, तो यहाँ 7 नहीं 11 वर्ष है, 11 वर्ष से कम ना हो, या तो भारत के निवासी रहा हो या भारत में ही किसी सरकार की सेवा में रहा हो, अथवा भागता निवासी रहा हो अथवा भागता सेवा में रहा हो। आगे चलते हैं, तो इसमें आपका पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग निम्नलिखित में से किस निकाय के लेखाओं का लेखा परीक्षा करता है? तो ये जो है केंद्रीय मंत्रालय का करता है, एयर इंडिया का करेगा, राज्य सहकारी समितियों का नहीं करता है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद का प्रावधान किया गया है। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि इसे लोक वित्त के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक निगमों में के लेखा परीक्षण में कैग की भूमिका निम्नलिखित 3 कोटियों के अंतर्गत देखा जा सकता है। कौन कौन से? पहला, कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह से एवं प्रत्यक्ष तौर पर कैग द्वारा की जाती है, जैसे कि एयर इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। वहीं कुछ निगमों जैसे कि केंद्रीय भंडारण निगम की लेखा परीक्षा निजी लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है और कैग पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है। तीसरी कैटेगरी क्या है? कुछ निगमों जैसे भारतीय स्टेट बैंक की लेखा परीक्षा पूरी तरह से निजी लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, ना कि कैग के द्वारा। और यहां ध्यान रखिएगा, कैग जो है राज्य सहकारी समितियों के लेखाओं का लेखा परीक्षण नहीं करता है। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के लेखाओं के लेखा परीक्षण के लिए प्रावधान कर सकते हैं। सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त एक लेखा परीक्षक के द्वारा प्रत्येक सहकारी समिति का लेखा परीक्षण किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। आगे चलते हैं,
सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक सीमित भूमिका है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में स्वतः संज्ञान द्वारा रिपोर्ट मांग सकता है, बिल्कुल सही बात है। सरकार को 3 माह के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करना आवश्यक है, यह भी सही है। तो यहां पर सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। यहां ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या तो स्वतः संज्ञान ले सकता है या याचिका प्राप्त करने के उपरांत सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 46, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से किस प्रावधान या किन प्रावधानों को भारतीय संविधान में मूल रूप से उपबंधित किया गया है? संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने की विधि नहीं, लागू होने के बाद नहीं है। इसमें क्या था, देखिए अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत भारतीय संविधान केवल उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय नागरिक बने। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों को संसद पर छोड़ दिया गया है। तदनुसार संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 1955 अधिनियमित किया गया है, 1955 है। इसके अतिरिक्त दूसरा, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को पंजीकरण कराने वाली प्रक्रिया, यह आपका सही है। तीसरा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने की क्रियाविधि, यह भी शामिल है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रदत्त संवैधानिक प्रावधान जो है नागरिकता के संदर्भ में वर्णन करते हैं। क्या? पहला, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है उसके संबंध में। दूसरा, पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति के संबंध में। तीसरा, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति जो बाद में वापस लौट आए। चौथा, भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किन निर्देशक तत्वों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए किसको जोड़ा गया है? एक समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, यह 39A के रूप में जोड़ा गया है। वहीं दूसरा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा, यह 48A के तहत जोड़ा गया इसको। और वहीं आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना, इसको भी जो है जोड़ा गया है। इसको जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और वहीं पे जो चौथा वाला है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, यह आर्टिकल 47 में दिया गया और यह पहले से ही था, मतलब इसे संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा जोड़ा गया है, चौथा नहीं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें आप देखेंगे तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और वहीं मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का अपनाना, फिर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि करना और सबसे लास्ट में राष्ट्रगान को अपनाना। तो 213 अर्थात बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये आपका आर्टिकल 15 है। वृत्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत, यह भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। तीसरा, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 30 है, यह भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, जो कि ये विदेशियों और भारतीय नागरिकों दोनों को ही प्रदान किया गया है। तो यहां पर पूछा गया है कि केवल भारतीय नागरिकों कौन सा मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा या शेष सम्मिलित है? तो इसमें आप देखेंगे, इसमें राज्यों के क्षेत्र को शामिल किया गया, परंतु संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, इसको शामिल नहीं किया गया है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 संघ के नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 1 के 2 में कहा गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे।
अनुच्छेद 1(3) में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में ब्रिटिश संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे समाविष्ट होंगे। इस प्रकार भारत का क्षेत्र राज्यों के संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है। तो यहां पर केवल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।